हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड स्टेज ऑफ पेंक मॉडल ऑफ साइकिल ऑफ इरोशन। थ्री स्टेज ऑफ पेंक मॉडल, वो मेनली क्या क्या है? एक है ऑफस्टेगेन टेंटविकुलम, इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। ग्लेशफॉर्मी टेंटविकुलम, इसको भी हमने डिस्कस कर दिया। ये जो थर्ड स्टेज है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, एब्स्ट्रेगेंट एंटविकुलम। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ था? ऑफस्टेगेंट एंटविकुलम, ये जो फर्स्ट स्टेज है इसमें क्या हुआ था? रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इरोशन, वर्टिकल इरोशन, मतलब अपलिफ्टमेंट यहाँ पे इरोशन से ज्यादा हो रहा था। में सेकंड स्टेज में ग्लेशफॉर्मी एंटविकुलम, इसमें क्या हुआ था? यूनिफॉर्म रेट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब यहाँ पे रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड रेट ऑफ इरोशन यहाँ पे सेम था, इक्वल था। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रेगेंट एंटविकुलम, इसमें क्या क्या होता है आज हम वो देखेंगे। ये है स्टेज 3 ऑफ पेंक मॉडल। तो पेंक ने ये जो टर्म स्टेज इसको अवॉइड किया था एंड उसके बदले में ये 3 फेज के नाम उन्होंने यहाँ पे दिया था, ऑफस्टेगेंट एंटविकुलम, ग्लेशफॉर्मी एंटविकुलम एंड एब्स्ट्रेगेंट एंटविकुलम। ठीक है, तो एट फर्स्ट इसका मीनिंग क्या है? वेनिंग डेवलपमेंट ऑफ लैंडस्केप। ठीक है, इसका मीनिंग है वेनिंग डेवलपमेंट ऑफ लैंडस्केप। फर्स्ट जो स्टेज था वो था वैक्सिंग डेवलपमेंट, एक्सेलरेट हो रहा था, मतलब जो लैंडस्केप है वो बढ़ रहा था, बट यहाँ पे धीरे धीरे जो अपलिफ्टमेंट है वो भी कम हो रहा है एंड लैंड भी यहाँ पे कम हो रहा है। during which the landscape is progressively dominated by the erosional process of lateral erosion। तो इस टाइम में क्या होता है? मेनली lateral erosion ही होता है एंड consequent valley widening, एंड valley यहाँ पे वाइड में बढ़ते हैं। तो हमने बहुत सारे वीडियो में ये डिस्कस किया है, lateral erosion में वैली वाइड में बढ़ते हैं, साइड में बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे करके रिवर जाते हैं एंड साइड में इसका इरोशन होता है, तो वैली यहाँ पे साइड में बढ़ते हैं, मतलब रिवर भी साइड में बढ़ते हैं। एंड जो वर्टिकल इरोशन है उसमें क्या होता है? वर्टिकल इरोशन में रिवर डेप्थ में बढ़ते हैं, जो फर्स्ट स्टेज में हुआ था ऑफस्टेगेंट एंटविकुलम में, मतलब डेप्थ में बढ़ता था, वर्टिकली इरोशन करता था उस टाइम पे, बट यहाँ पे वर्टिकल इरोशन नहीं होता है, मेनली लैटरल इरोशन होता है थर्ड स्टेज में। मार्क्ड डिक्रीज इन द रेट ऑफ वैली डिपेनिंग थ्रू वर्टिकल डाउन कटिंग। तो वैली डिपेनिंग जो है, मतलब वर्टिकल डाउन कटिंग, वर्टिकल इरोशन जो है यहाँ पे बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है। दिस फेज इज मार्क्ड बाय प्रोग्रेसिव डिक्लाइन ऑफ लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म यहाँ पे डिक्लाइन करते हैं, मतलब लैंडफॉर्म यहाँ पे और ज्यादा ऊंचा नहीं होता है, जो ऊंचा पार्ट था वो धीरे धीरे नीचा प्लेन एरिया बनता है इस प्रोसेस में। एब्सोल्यूट रिलीफ डिक्रीजेस रिमार्केबली बिकॉज ऑफ द टोटल एब्सेंस ऑफ अपलिफ्टमेंट। तो इस स्टेज में आके अपलिफ्टमेंट बिल्कुल एब्सेंस हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेज में अपलिफ्टमेंट बहुत ज्यादा था, सेकेंड स्टेज में रेट सेम था अपलिफ्टमेंट एंड इरोशन का, थर्ड स्टेज में आके सिर्फ इरोशन हो रहा है, अपलिफ्टमेंट बिल्कुल यहाँ पे एब्सेंस है, मतलब अपलिफ्टमेंट बिल्कुल यहाँ पे नहीं हो रहा है। कंटिन्यूड डाउन वेस्टिंग ऑफ डिवाइड समिट। तो जो डिवाइड जो समिट है एंड जो टॉप सरफेस है वो धीरे धीरे नीचा हो रहा है, मतलब इरोशन की वजह से धीरे धीरे वो नीचा हो रहा है। तो इसमें मेनली क्या है, क्या क्या पॉइंट आता है इस पार्ट में? एक है लैटरल इरोशन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस स्टेज में होता है। सेकंड है एब्सेंस ऑफ अपलिफ्टमेंट, एब्सेंस ऑफ अपलिफ्टमेंट। थर्ड क्या है? थर्ड है डिक्रीज ऑफ वर्टिकल इरोशन, डिक्रीज ऑफ वर्टिकल इरोशन। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे। एंड वैली यहाँ पे धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है, मतलब डिक्लाइन करता है लैंडफॉर्म, वेनिंग, डिक्लाइन करता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस स्लाइड से आता है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, रिलेटिव रिलीफ ऑल्सो डिक्रीजेस। ऑब्वियसली रिलेटिव रिलीफ यहाँ पे डिक्रीज करता है, क्योंकि जो वर्टिकल इरोशन था वो यहाँ पे और ज्यादा नहीं हो रहा है, बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज द डिवाइड समिट आर कॉन्टिन्यूअसली इरोडेड। तो मेनली इरोशन यहाँ पे एक हो रहा है एंड जो लैंड है वो धीरे धीरे हाइट में कम हो रहा है, इसकी वजह से रिलेटिव रिलीफ भी यहाँ पे कम होता है। डाउन कटिंग ऑफ वैली फ्लोर डिक्रीजेस रिमार्केबली ड्यू टू डिक्रीज इन चैनल ग्रेडियंट एंड किनेटिक एनर्जी। तो जो डाउन कटिंग प्रोसेस हो रहा था वैली फ्लोर का,
कैसे हो रहा था वर्टिकल इरोशन के द्वारा, वो बिल्कुल यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है क्योंकि चैनल ग्रेडियंट एंड किनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी की वजह से वो कर रहा था, पावर जो रिवर में था पहले स्टेज में वो अभी नहीं है, तो इसकी वजह से वो डाउन कटिंग एंड वर्टिकल इरोशन इस टाइम पे नहीं कर सकते हैं। पैरेलल रिट्रीट ऑफ वैली साइड स्लोप स्टिल कंटिन्यूअस, तो पैरेलली जो वैली साइड है वो धीरे धीरे साइड में रिट्रीट होता है। यहाँ पे द वैली साइड स्लोप कंसिस्ट ऑफ 2 सेगमेंट, तो वैली साइड यहाँ पे 2 पार्ट में उसको हम डिवाइड करते हैं वैली साइड को। एक है अपर मोस्ट सेगमेंट, दूसरा है लोअर सेगमेंट। तो मेंटेन इट्स स्टीप एंगल इन स्पाइट ऑफ कंटिन्यूअस लोअरिंग ऑफ रिच क्रीट्स, तो यहाँ पे क्या होता है, अपर मोस्ट सेगमेंट मतलब क्या है, जो ऊंचा पार्ट है लैंड का, तो अभी भी ये जो कुछ लैंड यहाँ पे होता है कंटिन्यूअस, यहाँ पे डिक्लाइन होता है लैंड का, फिर भी ये ऊंचा करके इस जगह पे रहते हैं, जिसको हम कहते हैं वॉश्यूगेन, मतलब पेंक ने कहा है। दिस स्लोप इज कॉल्ड ग्रेविटी स्लोप और वॉश्यूगेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोअर सेगमेंट जो नीचा पार्ट है इज कॉल्ड वॉश स्लोप और हेल्डेनहंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज में अगर हम देखेंगे तो थर्ड स्टेज मेनली कहां से स्टार्ट होता है, ये जो पार्ट है यहाँ से ये पूरा एरिया है थर्ड स्टेज, मतलब ऑब्स्ट्रेगियन टेंटिकुलम, एंड ये 2 पार्ट हमने डिस्कस कर चुके हैं। ये है फर्स्ट जो स्टेज है ये, एंड ये है सेकेंड स्टेज, ये 2 हमने डिस्कस कर दिया है। तो थर्ड स्टेज में कुछ लैंड यहाँ पे क्या होता है, वेनिंग होता है, लैंड का जो हाइट है वो धीरे धीरे कम होता है, आपको देख के ही पता चल रहा है लैंड का हाइट यहाँ पे धीरे धीरे कम हुआ है, बट उसके अंदर भी कुछ ऐसा लैंड होता है जो ऊंचा करके रहते हैं, उसको हम कहते हैं वॉश्यूगेन। जो ऊंचा पार्ट है उसको हम कहते हैं वॉश्यूगेन, एंड जो नीचा जो वैली टाइप का जो एरिया है उसे हम कहते हैं हेल्डेनहंग और वॉश स्लोप, ठीक है, और इसको कहते हैं ग्रेविटी स्लोप। ये है थर्ड पार्ट में होता है जो पेंक ने कहा है, ये नाम दिया है पेंक ने। तो इस पार्ट में क्या क्या हुआ, रिलेटिव रिलीफ डिक्रीज हुआ, एक है रिलेटिव रिलीफ डिक्रीज हुआ, एंड जो वैली फ्लोर का जो डाउन कटिंग था वो यहाँ पे कम हो गया, एंड वैली को हमने 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया। 2 पार्ट में एक क्या है वॉश्यूगेन, जो ऊंचा पार्ट है ग्रेविटी स्लोप, नेक्स्ट क्या है हेल्डेनहंग जो है वॉश स्लोप, मतलब वैली जो स्लोप है, ठीक है, ये थर्ड स्टेज में होता है। 2 सेगमेंट में हमने जो एरिया है इसको हमने डिवाइड किया है, मतलब पेंक ने डिवाइड किया है। हेल्डेनहंग composed of talus material of lower inclination is formed at the base of the valley side due to rapid parallel retreat of gravity slope or Boschugen and consequent elimination of much of the convex waxing slope। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हेल्डेनहंग मेनली मतलब ये वैली एरिया, ये एरिया है यहाँ पे टेलस मटेरियल से बनता है, एंड वॉश्यूगेन धीरे धीरे पैरेलली रिट्रीट करता है, मतलब धीरे धीरे ये कम होता है, रिट्रीट हो जाता है, एंड हेल्डेनहंग का एरिया यहाँ पे बढ़ जाता है धीरे धीरे, मतलब प्लेन एरिया यहाँ पे बढ़ता है धीरे धीरे, क्योंकि ये थर्ड स्टेज है। यहाँ पे आके ये वॉश्यूगेन भी धीरे धीरे यहाँ पे इरोड होने लगता है, एंड पैरेलली ये रिट्रीट करता है। Divide summit are continuously lowered by the intersection of the retreating Boschugen of adjoining valleys। तो यहाँ पे क्या होता है, डिवाइड समिट मतलब जो टॉप सरफेस है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, कंटिन्यूअसली लोअर होता है, क्योंकि बॉस्यूगेन रिट्रीट करता है, वो भी इरोशन की वजह से बॉस्यूगेन जो ऊंचा पार्ट था जो ग्रेविटी स्लोप था वो भी धीरे धीरे रिट्रीट करता है वैली एरिया से, तो इसकी वजह से टॉप सरफेस भी धीरे धीरे यहाँ पे कम होता है, मतलब लोअर होता है। इमेज में अगर हम देखेंगे ये बॉस्यूगेन यहाँ पे थोड़ा ऊंचा था, उसके बाद वो इरोड हो गया है थोड़ा, एंड यहाँ पे थोड़ा नीचा हो गया है, छोटा हो गया है, इस एरिया में आके ये भी और थोड़ा छोटा हो गया है, यहाँ पे आगे और भी थोड़ा छोटा हो गया है, मतलब कंटिन्यूअसली टाइम टू टाइम ये इरोड हो रहा है, एंड धीरे धीरे ये लास्ट में जाके डिक्लाइन कर रहा है, मतलब कम हो रहा है इसका जो हाइट है वो। दस द इंटरसेक्शन ऑफ बॉस्यूगेन एंड हेल्डेनहंग प्रोड्यूस शार्प नीक, तो ये इसकी वजह से यहाँ पे एक शार्प एक नीक टाइप ऑफ यहाँ पे बनता है।
हेल्डेनहंग और वाश स्लोप कंटिन्यूअस टू एक्सपेंड एट द कॉस्ट ऑफ अपर ग्रेविटी स्लोप। तो हेल्डेनहंग धीरे धीरे एक्सपेंड करता है, बढ़ता है इसका एरिया, क्योंकि जो ग्रेविटी स्लोप है, जो बोस्यूगेन है, वो धीरे धीरे इरोड होता है। तो हेल्डेनहंग मतलब प्लेन वैली एरिया जो है वो धीरे धीरे एक्सपेंड करता है, मतलब बढ़ते हैं। इन द एडवांस स्टेज ऑफ द फेस ऑफ एब्स्टेगेन टेंड टू बी किलंग, मतलब बिल्कुल लास्ट के तरफ स्टेज में क्या होता है, बोस्यूगेन जो है, ग्रेविटी स्लोप जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है इरोशन की वजह से, एंड जो हेल्डेनहंग का जो एरिया है वो धीरे धीरे एक्सपेंड हो जाता है। एंड जो बोस्यूगेन है, जो ऊंचा था, वो धीरे धीरे उसका हाइट जो है कम होता है, एंड उसको पेंक ने कहा है इंसलबर्ज। इंसलबर्ज ऑल्सो कंज्यूम्ड एंड द होल लैंडस्केप इज डोमिनेटेड बाय ए सीरीज ऑफ कनकेव वाश स्लोप और हेल्डेनहंग। तो इंसलबर्ज जो हेल्डेनहंग जो प्लेन एरिया है उस जगह पे बहुत सारे ऐसे इंसलबर्ज हम देखते हैं। सच एक्सटेंसिव सरफेस प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ एब्स्टेगेंट एंट्रिकुलम इज कॉल्ड एंड रम्प। तो लास्ट स्टेज जो इसका है वो है एंड रम्प, व्हिच मे बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू डेविस पेनीप्लेन। तो लास्ट में जाके जो एंड रम्प बना है वो डेविस का जो पेनीप्लेन था, डेविस के मॉडल में हमने डिस्कस किया था पेनीप्लेन क्या था, बिल्कुल लास्ट स्टेज में आके डेविस के साइकिल में क्या हुआ था, एक प्लेन एरिया बन गया था, एंड उसके ऊपर मोनाडोनक था जिसको हम कहते थे पेनी प्लेन। तो यहाँ पे पेंक ने उसको कहा है एंड रम्प, जिसके ऊपर जो ऊंचा ऊंचा पार्ट है उसको हम कहते हैं इंसलबर्ज, यहाँ पे पेंक के मॉडल में। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज देखा। वॉस्यूगेन है, ग्रेविटी स्लोप जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। वॉस्यूगेन डिक्रीज कर रहा है, एंड लास्ट में हो जाके बन रहा है इंसलबर्ज। एंड बिल्कुल लास्ट स्टेज में क्या हो रहा है, एंड रम्प, जिसको जो बन रहा है, मतलब प्लेन एरिया जिसके ऊपर छोटा छोटा ऊंचा पार्ट है, इंसलबर्ज है, उसको हम कहते हैं एंड रम्प, जिसको डेविस ने कहा था पेनी प्लेन। ठीक है, एंड जो हेल्डेनहंग का एरिया वो धीरे धीरे एक्सपेंड होता है, लास्ट में जाके वो एंड रम्प बनता है। तो ये था थर्ड स्टेज ऑफ पेंक मॉडल। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इज लेस देन रेट ऑफ इरोशन। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ था, रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इज ग्रेटर, तो इसलिए अपलिफ्टमेंट लैंड यहाँ पे ऊंचा हो रहा था। सेकंड स्टेज में क्या हुआ था, रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ इरोशन, तो इसकी वजह से यहाँ पे लैंड इक्वल था, मतलब बिल्कुल यूनिफॉर्म टाइप का डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ था। थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इज लेस देन रेट ऑफ इरोशन। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे लैंड धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब लो हो रहा है इस जगह पे। ये है थ्री स्टेज। तो थर्ड स्टेज में मेनली हमने क्या क्या देखा, क्या क्या होता है यहाँ पे। एट फर्स्ट लैटरल इरोशन होता है, उसके बाद यहाँ पे अपलिफ्टमेंट बिल्कुल एब्सेंस है, अपलिफ्टमेंट बिल्कुल नहीं होता है। वर्टिकल इरोशन डिक्रीज करता है, क्योंकि यहाँ पे जो किनेटिक एनर्जी है पावर का वो ज्यादा नहीं होता है, वो ज्यादा वर्टिकली इरोड नहीं कर सकता है। वैली धीरे धीरे लोअर होता है, डिक्लाइन करता है लैंडफॉर्म यहाँ पे, एंड जो डिवाइड समिट है, टॉप सरफेस है, वो धीरे धीरे इरोड होता है। यहाँ पे इसको हम दो पार्ट में डिवाइड किया है इस जगह को, एक है ग्रेविटी स्लोप, दूसरा है वॉश स्लोप। तो बोस्यूगेन जो ऊंचा पार्ट है इसके अंदर वो है वॉस्यूगेन, एंड जो वैली लैंड एरिया है उसको हम कहते हैं हेल्डेनहंग। एंड धीरे धीरे वॉस्यूगेन क्या करता है, इरोड करता है एंड पैरेलली रिट्रीट करता है, साइड में रिट्रीट करता है, उसके वजह से वो धीरे धीरे नीचा हो रहा है, इरोड होके छोटा हो रहा है, जिसको हम कहते हैं इंसलबर्ज। एंड लास्ट में जाके जो प्लेन एरिया बन रहा है उसको हम कहते हैं एंड रम्प, जिसको डेविस ने कहा था पेनी प्लेन। तो ये है थर्ड स्टेज ऑफ पेंक मॉडल। तो थ्री स्टेज हमने डिस्कस कर दिया है पेंक का जो मॉडल है उसका। तो लास्ट में क्या है, एवोल्यूशन ऑफ पेंक मॉडल। पेंक का मॉडल का एवोल्यूशन क्या हुआ था, कैसे वो क्रिटिसाइज हुए थे, वो है इस पार्ट में। Penck model of landscape development could not be correctly interpreted because of its German language। तो जर्मन से था पेंक, तो इसकी वजह से उसका लैंग्वेज, वो जिस लैंग्वेज में ये मॉडल बनाया था वो था जर्मन लैंग्वेज, तो इसकी वजह से इंटरप्रिटेशन इसका ज्यादा अच्छा नहीं हुआ था। इंग्लिश में जो इंटरप्रिटेशन आया था वो कुछ जगह पे अलग अलग था, इसकी वजह से उसका ये जो साइकिल ऑफ इरोशन है वो समझने में दिक्कत हुआ है। Penck's morphological system was severely criticized in the USA in the same way as the Davis concept was criticized in the Germany। तो डेविस था यूएसए थे
अमेरिकन जो मॉर्फोलॉजिस्ट थे, तो अमेरिका में भी पेंक का जो मॉडल है वो क्रिटिसाइज हुआ था, जैसे डेविस का मॉडल जर्मन में क्रिटिसाइज हुआ था। पेंक कंसिस्ट ऑफ पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप एंड कंटिन्यूड क्रस्टल मूवमेंट बिकम द मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट ऑफ अटैक बाय अमेरिकन जियोलॉजिस्ट। तो पेंक ने कहा था, पैरेलल रिट्रीट के बारे में एक कहा है पेंक ने, एंड क्रस्टल मूवमेंट मतलब लैंड जो है वो एक जगह पे नहीं रुकता है, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से कभी इधर उधर हो जाता है। तो ये जो 2 पॉइंट पेंक ने यहाँ पे कहा था, तो इसकी वजह से अमेरिका में ये क्रिटिसाइज हुआ था। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट अर्लियर ट्रांसलेशन ऑफ पेंक, तो पेंक का जो मॉडल है पहले जो ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में, वहां पे पैरेलल रिट्रीट के बारे में कहा गया था, बट लास्ट में जो वो ट्रांसलेट हुआ है बाद में, तो उसमें क्या कहा गया है, स्लोप रिप्लेसमेंट के बारे में। तो ये 2 टाइप में अलग अलग टाइप का ट्रांसलेट हुआ है, तो इसकी वजह से भी समझने में दिक्कत हुआ है। मोस्ट ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ पेंक्स मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम केम आउट ऑफ द फॉल्टी इंटरप्रिटेशन ऑफ हिज व्यू। तो उसने जो व्यू यहाँ पे दिया है, जो मॉडल यहाँ पे दिया है, उसका फॉल्ट इंटरप्रिटेशन मतलब इंटरप्रिटेशन ठीक से नहीं हुआ है, उसके वजह से ही मेनली क्रिटिसाइज हुआ है पेंक का ये जो है मॉडल। His concept of long continued upliftment and tectonic peculation could not find any support, but his concept of slope development and weathering process are definitely of much geomorphological significance. तो slope development के बारे में उसने जो कहा था वो मतलब बहुत ज्यादा significant हुआ है, but जो continued upliftment and tectonic peculation वो यहाँ पे ज्यादा लोग ने सपोर्ट नहीं किया है। तो ये है एवोल्यूशन ऑफ पेंक मॉडल। तो मेनली पेंक का जो मॉडल है वो इंटरप्रिटेशन अच्छे से नहीं हुआ था इंग्लिश में, एक टाइम पे पहले कुछ अलग इंटरप्रेट हुआ था, बाद में कुछ अलग इंटरप्रेट हुआ है, इसके वजह से ही मेनली ये ज्यादा करके क्रिटिसाइज हुआ है एंड लोग समझ नहीं पाए हैं ये पूरा जो पेंक का मॉडल है ये। तो आज खत्म होता है पेंक मॉडल। तो 3 एंड आई थिंक 4 वीडियो में हमने डिस्कस किया है पेंक मॉडल। पेंक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया है। ये 4 वीडियो अगर आप बैक टू बैक देखोगे तो पेंक का मॉडल आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक this video is helpful to you, and if this video is helpful to you then please subscribe Room 2 Geography। मिलते हैं और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।